हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गति व चलन के पार्ट 4 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पेशियों के संकुचन की क्रियाविधि पूरी देख ली थी। हमने रेड और व्हाइट मसल फाइबर्स की बात भी कर ली थी। अब कुछ चीजें बच्चों, कुछ विशिष्ट चीजें जो पेशियों में है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान देंगे? सबसे पहली चीज बच्चों, आपको दो प्रकार के पेशीय संकुचन ध्यान में रखने हैं। हां भाई, दो विशेष प्रकार के पेशीय संकुचन आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से भाई? इधर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, पेशियों में दो विशेष प्रकार के संकुचन आप याद रखेंगे। एक आइसोटोनिक संकुचन, एक आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसो का मतलब होता है सम यानी एक जैसा। तो आइसोटोनिक संकुचन और आइसोमेट्रिक संकुचन क्या मतलब है? मान लो बच्चों, अगर आपने जिम गए हैं हम लोग, तो जिम में आपने देखा होगा या जिम किया भी होगा, तो हम लोग डंबल्स उठाते हैं, है ना? हाँ, वो डंबल्स उठाकर ये बाइसेप पेशियां, ट्राइसेप पेशियों का विकास करते हो, है ना? तो जब आप जिम में कोई भी भार उठाते हो या डंबल्स उठाते हो, तो आप जब डंबल को आगे लाते हो तो इन पेशियों में संकुचन होगा। पेशियों में संकुचन होगा तो पेशियों की लेंथ छोटी होगी। फिर आप इसे दूर ले जाओगे तो पेशियां अनुशिथिलित होंगी, पेशियों की लंबाई बढ़ेगी। तो जब आप ये कर रहे हो, भार उठा रहे हो और छोड़ रहे हो, भार उठा रहे हो छोड़ रहे हो, तो पेशियों की लंबाई भी छोटी और बड़ी हो रही है ना? संकुचन के दौरान पेशियों की लेंथ छोटी होती है, अनुशिथिलन के दौरान पेशियों की लंबाई या लेंथ बढ़ जाती है। तो पेशियों की लेंथ जब चेंज हो बच्चों, पेशियों की लेंथ या लंबाई में जब परिवर्तन आए, तो उस संकुचन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। तो जब आप भार उठा रहे हो, है ना, तो पेशियों की लेंथ लंबाई छोटी और बड़ी हो रही है, उस तरह के संकुचन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक संकुचन। आइसोमेट्रिक याद रखना बच्चों, आइसो मतलब सम, मीटर लेंथ की इकाई होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो अगर एक जमीन पे पड़ा हुआ भार है और आप भार को उठा नहीं पा रहे हो, अगर आप किसी भी भार को उठा ही नहीं पा रहे, जोर लगा रहे हो लेकिन भार उठ नहीं पा रहा, इसका मतलब पेशियों की लंबाई में कोई चेंज नहीं आ रहा ना। आप जोर तो लगा रहे हो लेकिन उस सामान को, उस भार को उठा नहीं पा रहे। जब भार को उठा नहीं पा रहे तो पेशियों की लेंथ या लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसे क्या कहेंगे? आइसोमेट्रिक संकुचन, है ना भाई? तो ये दो उदाहरण याद रखने हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक में आपको ध्यान रखना है पेशियों की या पेशियों की लेंथ, लंबाई चेंज होती है। जब पेशियों की लेंथ चेंज होगी उसे कहेंगे आइसोटोनिक। इसका उदाहरण क्या है भाई? वेट्स उठाना, वेट्स या भार उठाना। तो जब आप कोई भी वेट या भार उठा रहे हो, पेशियों में संकुचन हो रहा है, लेंथ छोटी और बड़ी हो रही है, आइसोटोनिक। और जब पेशियों की लेंथ सेम रहे उसे कहेंगे आइसोटोनिक। और आपको पता है, जब लेंथ सेम, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, फिजिक्स में पढ़ते हो, तो वर्क डन, कार्य शून्य हो जाता है ना? उसका उदाहरण वेट्स का ना उठा पाना।
ठीक है बच्चों, तो ये दो चीजें याद रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी दोनों टर्म्स याद रखने हैं। आइसोटोनिक मतलब पेशियों की लंबाई या लेंथ में परिवर्तन आ रहा है, और आइसोमेट्रिक मतलब पेशियों की लेंथ या लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया, ये दो प्रकार का पेशीय संकुचन है। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज, हां आपने सुना भी होगा सर ये क्रिएटिन विरेटिन की नाम, क्रिएटिन नाम सुना है ना सर, ये पेशियों में क्रिएटिन क्या करता है, अब वो अपन पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले एक चीज याद रखेंगे, मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंकाल पेशी है। हां एक चीज क्या बता रहा हूं, ये मेरे पास कंकाल पेशी है, ठीक है। कंकाल पेशी में ऊर्जा का स्रोत, कंकाल पेशी क्या बच्चों, कोई भी कोशिका, किसी भी कोशिका में सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ग्लूकोज, है ना। हम सबको पता है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, ग्लूकोज। और ये कोशिकीय श्वसन वाला चैप्टर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर है, खत्म होगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोशिकीय श्वसन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये ऊर्जा कैसे मिलेगी ग्लूकोज में वो हम पढ़ेंगे, है ना बच्चों। तो क्या होता है, कंकाल पेशियों में जब ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है ना, तो ये ग्लूकोज जो है वो किस में परिवर्तित होता है, पाइरूवेट में। ग्लूकोज जब पाइरूवेट में परिवर्तित होता है ना बच्चों, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। नाम सुना होगा आपने। ग्लाइकोलिसिस का विस्तार हम कोशिकीय श्वसन में पढ़ेंगे भाई। अभी के लिए इतना पता होना चाहिए कि पेशी हो या कोई भी कोशिका हो, कोशिका में यदि ग्लूकोज ऊर्जा देगा तो पहला पद होगा वो ग्लाइकोलिसिस का होगा, ग्लूकोज से पाइरूवेट के माध्यम से। ये पाइरूवेट को, हां अब पेशियों में अगर लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे, सुनो, पेशियों में लगातार ऑक्सीजन मिलता रहे तो ये पाइरूवेट वायवीय श्वसन दर्शाएगा। हां कंकाल पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता रहेगा ना बच्चों, तो ये पाइरूवेट जो है वो वायवीय श्वसन दर्शाएगा। लेकिन अगर पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, अगर पाइरूवेट को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, मतलब कौन सी अवस्था, अवायवीय, तो ये पाइरूवेट जो है बच्चों वो लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टेट यानी लैक्टिक अम्ल। हां और ये लैक्टिक अम्ल का कारण ही तो है पेशियों में थकान। हां जब आप ज्यादा भाग लेते हो या बहुत ज्यादा दौड़ लेते हो या कई दिनों बाद कोई गेम, क्रिकेट खेल लेते हो, फुटबॉल खेल लेते हो, तो एक दो दिन पैरों में दर्द रहता है ना, लंगड़ा के चलते हो। हां वो किस कारण, इस लैक्टिक अम्ल के एकत्रण के कारण। जो पेशियों में दर्द या थकान उत्पन्न होती है वो इस लैक्टिक अम्ल के कारण ही होती है। और पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल क्यों बना, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन पेशियों को नहीं मिला। पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला, अवायवीय अवस्था में लैक्टिक अम्ल बन गया। अब आपने देखा होगा, आप एक दो दिन ऐसे चलते हो कि पैर में दर्द होता है और आप लंगड़ा के चलते हो, और एक से दो दिनों में यह दर्द ठीक भी हो जाता है ना। यह दर्द अपने आप स्वयं ठीक भी हो जाता है। क्यों, कैसे, अब किस लिए, इधर देखेंगे। क्योंकि ये लैक्टेट, हां ये लैक्टेट अब रुधिर से होता हुआ, ये लैक्टेट बच्चों अब रुधिर या ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचता है, लिवर में। कहां पहुंचेगा, यकृत में पहुंचता है भाई। और यकृत में ये लैक्टेट, हां अरे बड़ा जबरदस्त प्रक्रिया, ये लैक्टेट वापस ग्लूकोज बना देता है और ये ग्लूकोज वापस पेशियों को सप्लाई हो सकता है। तो ये लैक्टिक अम्ल जिससे पेशियों में थकान आई बच्चों, पेशियों में थकान का कारण यही तो लैक्टेट था। ये लैक्टेट रुधिर से होता हुआ यकृत में गया
और इस लैक्टेट ने ग्लूकोज बना लिया। इस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, ये सारी प्रक्रिया विस्तार में कोशिकीय श्वसन में बताऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर ही कोशिकीय श्वसन है। ये ऊर्जा कैसे ग्लूकोज से मिलेगी, ये लैक्टेट से ग्लूकोज कैसे बनेगा, ये सब विस्तार में कोशिकीय श्वसन में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अगर आपकी कंकाल पेशी है, हमारी कंकाल पेशियों में ऊर्जा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरुवेट बना देगा और थोड़ी ऊर्जा देगा। अब अगर पाइरुवेट के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, कंकाल पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन है, तो वायवीय श्वसन होगा, फिर पेशियों में थकान उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा भाग लिए, दौड़ लिए, इतना ज्यादा पेशियों में काम कर लिया कि पर्याप्त ऑक्सीजन पेशियों को नहीं मिल पाया, तो ऑक्सीजन ना मिल पाए पेशियों को तो वो अवायवीय रूप से श्वसन दर्शाएंगी और लैक्टेट बनेगा, जिससे आपके क्रैम्प्स आएंगे। हां, फिर वो लैक्टेट यकृत में जाकर वापस ग्लूकोज बना देगा। लैक्टेट कंकाल पेशियों से हट जाएगा और वापस आप सामान्य अवस्था में आ जाओगे। तो ये तो था ग्लाइकोलिसिस जो कंकाल पेशी में हुआ। यकृत के अंदर लैक्टेट से ग्लूकोज बना, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा। और इस पूरे चक्र को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, कोराय साइकिल। इस चक्र को या इस साइकिल को क्या कहते हैं, कोराय साइकिल। जो कंकाल पेशी और यकृत, कंकाल पेशी में ग्लाइकोलिसिस, अवायवीय से लैक्टेट बना, जिससे पेशियों में थकान उत्पन्न हुई। थकान उत्पन्न होने के बाद वो लैक्टेट का क्या होता है ये बता रहा हूं। वो लैक्टेट यकृत में गया, यकृत ने ग्लूकोज बना दिया, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, गैर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया। और इस पूरे चक्र को बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कोराय चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, आखिरी में एक चीज याद रखनी है। हां, आखिरी में ये क्रिएटिन सर क्या होता है, क्रिएटिन का पेशियों में कार्य। हां भाई, सुन लेंगे अच्छी तरह। अब एक स्टोरी से समझाता हूं बच्चों। देखो, हमारे जो मसल सेल है ना बच्चों, हमारी जो पेशियां या मसल है, ये जबरदस्त अंगों में से एक है। हां, जैसा मस्तिष्क बड़ा जबरदस्त हमने देखा था, भावनाओं को, विचारों को, पर्सनालिटी को, क्या क्या चीजें नियंत्रित कर रहा था, वैसे ही हमारे पेशियां भी बहुत जबरदस्त अंगों में से या उत्तकों में से एक है। जबरदस्त क्यों है बच्चों की पेशियां जो हमारी है ना, वो अपने आप को किसी भी अवस्था में ढाल सकती हैं। हां, हमारी जो कंकाल पेशियां हैं वो हमारे शरीर को या वो हमारे शरीर के अनुरूप अपने आप को ढाल सकती हैं। हां भाई, कैसे? देखो, पेशियां जो हैं, आपके शरीर को पता है या आपकी पेशियों को पता है कि यार ये व्यक्ति जो है ना, वो कभी भी भाग दौड़ सकता है, कभी भी नाच गा सकता है, कभी भी जरूरत से ज्यादा काम कर सकता है, तो मुझे तो तैयार रहना पड़ेगा, है ना। पेशियों को यह पता है कि इस व्यक्ति की कभी भी सटक सकती है, जरूरत से ज्यादा भाग सकता है, कोई मैराथन दौड़ भाग सकता है, जरूरत से ज्यादा क्रिकेट खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, जरूरत से ज्यादा सीढ़ियां ऊपर नीचे चल सकता है, भाग दौड़ सकता है। मतलब उस पेशी को पता है कि यह व्यक्ति जो है वो कभी भी जरूरत से ज्यादा काम कर सकता है। और जब पेशी को यह मालूम चल जाए कि यह व्यक्ति जरूरत से ज्यादा काम कर सकता है, तो वो अपने अंदर भंडार रखेगी। किन किन चीजों का भंडार रखेगी भाई? ग्लूकोज का भंडार रखेगी, क्योंकि ग्लूकोज से ऊर्जा मिलेगी। ऑक्सीजन का भंडार रखेगी, क्योंकि उसे पता है रुधिर से उतना ऑक्सीजन नहीं आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगा अगर जरूरत से ज्यादा काम होगा। और ऊर्जा का भंडार भी रखेगी। आ रही है बात समझ में? तो सुनो, हमारी जो कंकाल पेशी है, ये कंकाल पेशी जो है ना बच्चों, इसमें भंडार रहता है। किसका भंडार? देखो भाई, सबसे पहले तो ग्लूकोज का भंडार। ग्लूकोज का भंडार किस रूप में?
ग्लाइकोजन के रूप में रहता है कंकाल पेशियों में। ग्लूकोज का भंडार ग्लाइकोजन में। अभी जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था, है ना, जब अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था, मार्च में अप्रैल में, तो लोगों ने क्या किया, खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लिया ना घरों में, कि भाई आवश्यकता पड़ेगी तो वो भंडार यूज कर पाएंगे। बाहर नहीं जा पाओगे, खाने पीने की चीजें खरीद नहीं पाओगे, तो घर के अंदर स्टॉक या भंडार रखोगे ना। तो हमारी पेशियों को तो ये पता है, हमारी पेशियों को पता है कि जरूरत से ज्यादा ऊर्जा मेरे को चाहिएगी, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी जरूरत पड़ेगा, तो मैं पहले से ही भंडार रखूं। तो हमारी कंकाल पेशी ग्लूकोज का भंडार किस रूप में रखती है, ग्लाइकोजन। ऑक्सीजन का संचय रखती है ना, किस रूप में, मायोग्लोबिन। बताया था, ऑक्सीजन का संचय मायोग्लोबिन, और ऊर्जा का संचय, ऊर्जा का संचय क्रिएटिन के रूप में या क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में। आई बात समझ में। ये जो जिम जाते होंगे आपके घर में कोई भाई बहन या कोई भी, तो वो क्रिएटिन के डब्बे लेकर आते हैं, जिम जाने वाले हो, बड़े बड़े क्रिएटिन के डब्बे, क्रिएटिन खाते हैं। तो वो क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन एक कार्बनिक यौगिक है तो एक कार्बनिक यौगिक, लेकिन ऊर्जा पेशियों में तत्कालीन ऊर्जा देने के लिए जरूरी है। हां, ये क्रिएटिन जो है ना, ये तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत है। तो पेशियों में तत्कालीन ऊर्जा, अब आप बोलोगे सर ऊर्जा तो ग्लूकोज से मिल जाती है। हां, ग्लूकोज से मिल जाएगी, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज ऊर्जा देगा, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा ना। आज ग्लूकोज से ऊर्जा लेने में कुछ समय लग जाएगा, तो कुछ भंडार तो आपको तत्कालीन, एकदम ही आपको 1 सेकंड, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आपको 2 सेकंड भी अगर आप नहीं भाग पाए, आपको तत्कालीन ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज से भी जल्दी ऊर्जा चाहिए, तो पेशियां उसके लिए भी भंडार रखती हैं, और वही भंडार क्या कहलाता है, क्रिएटिन फॉस्फेट। आपकी पेशियों में भंडार है भाई, ग्लूकोज का भंडार ग्लाइकोजन के रूप में है, ऑक्सीजन का भंडार मायोग्लोबिन के रूप में है, और अतिरिक्त तत्कालीन ऊर्जा। आज मान लो ग्लूकोज से एटीपी बनाने में 10 सेकंड लगते हैं, है ना। ग्लूकोज से जल्दी ऊर्जा तो और कोई नहीं देगा। ग्लूकोज से ऊर्जा लेने में 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन उन 10 सेकंड में अगर पेशियों को ऊर्जा चाहिए तो वो तत्कालीन ऊर्जा क्रिएटिन देगा। कौन देगा, क्रिएटिन। इसमें है क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन में भी क्रिएटिन फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ऊर्जा धनी बंध है, ठीक है। तो आपको तत्कालीन ऊर्जा स्रोत याद रखना है क्रिएटिन फॉस्फेट। इसलिए और जब ये क्रिएटिन यूज हो जाता है, क्रिएटिन जब ऊर्जा दे देगा तो इसका अपशिष्ट पदार्थ क्रिएटिनिन बनेगा, और वो क्रिएटिनिन मूत्र में उत्सर्जित होगा। बताया था, हां। लेकिन बच्चों एक नोट याद रखना, एक नोट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि मूत्र में क्रिएटिन का निष्कासन हो, मूत्र में क्रिएटिन का उत्सर्जन, तो ये पेशीय अपघटन का सूचक है। ये क्या है बच्चों, पेशीय अपघटन का सूचक। याद रखना, ये क्रिएटिन है, क्रिएटिन। ये पेशी, अगर मूत्र में क्रिएटिन निकल रहा है मतलब पेशियां नष्ट हो रही हैं। क्रिएटिनिन तो निकलना चाहिए। क्रिएटिन उपयोग होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ क्रिएटिनिन, वो तो हमेशा मूत्र में निकलता है, लेकिन मूत्र में क्रिएटिन निकल जाए, बना बनाया क्रिएटिन निकल जाए, मतलब पेशियां अपघटन हो रही हैं। तो पेशी अपघटन का सूचक है यदि मूत्र में क्रिएटिन का उत्सर्जन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आई होप मैंने बता दिया आपको
ये क्रिएटिन का कार्य क्या होता है? तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत। अगर 5-10 सेकंड भी जब तक ग्लूकोज ऊर्जा बना रहा है तब तक पेशियों में तत्कालीन ऊर्जा क्रिएटिन फॉस्फेट से मिलेगी। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगी चीजें। अच्छा, अब एक चीज, हां, कुछ नाम याद रख लेना। शरीर में सबसे बड़ी पेशी है ना बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी पेशी ये कूल्हे क्षेत्र में होती है, हिप रीजन में, जिसे कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। किस क्षेत्र में है बच्चों? कूल्हे क्षेत्र में या हिप रीजन में। सबसे छोटी पेशी बताया था, सबसे छोटी मसल कान में थी भाई, स्टेपिडियस। हां, सबसे छोटी मसल पेशी भी कान में थी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज वो भी कान में थी। स्टेप और किस कान में? मध्य कान में, बताया हुआ है। सबसे लंबी पेशी सबसे लंबी बच्चों ये जांग की, ये जांग जो है ना, थाई जांग की पेशी होती है सार्टोरियस। इसे टेलर पेशी भी कहते हैं, जांघों में, बिल्कुल ये सबसे लंबी है। और ये बच्चों पीछे की ओर, हां, जहां पे इंजरी होती है, काफ मसल, ये एथलीट में, धावकों में बहुत होता है ना, काफ मसल। कौन से? घुटने के नीचे पीछे की तरफ जो पेशी है उसे कहते हैं गैस्ट्रोनीमियस मसल। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मसल्स के नाम आप याद रखना। कुल मिलाकर हमारे शरीर में 639 से 640 पेशियां होती हैं। ठीक है, तो उसमें से सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी और ये काफ मसल बच्चों, हां, ये काफ मसल घुटने के पीछे की तरफ, घुटने के नीचे और पीछे की तरफ जो पेशी है वो गैस्ट्रोनीमस मसल होती है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पेशियों में। मैंने काफी चीजें बता दी हैं एनसीईआरटी से, काफी ज्यादा, बट फिर भी आप याद रखिएगा। अब देखो बच्चों, पेशियां हो गई हमारे पास। अब पेशियों के बाद आज हम क्या चालू करेंगे भाई? मानव का कंकाल तंत्र। हां, हम क्या करेंगे आज भाई? कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, कंकाल तंत्र में तो हड्डियां शामिल हैं, अस्थियां या हड्डियां यानी बोन्स। अब बोन की भी एक विस्तार से संरचना है भाई। हड्डियों की या बोन्स की जो विस्तार की संरचना है ना बच्चों, वो अपन जंतु उत्तक में पढ़ेंगे आराम से। जंतु उत्तक में जब मैं उपकला उत्तक और आपको संयोजी उत्तक बताऊंगा ना, तो संयोजी उत्तकों में हम अस्थियों का विस्तार से संरचना पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर अब बहुत आसान है। कंकाल तंत्र, इसमें जो 206 हड्डियां हमारे शरीर में है ना, उनके नाम याद रखने हैं। कंकाल तंत्र में कोई समझने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमको यह पता है कि कौन सी हड्डी कहां पर है और उनकी संख्या। हर बार नीट में प्रश्न अगर कंकाल तंत्र पे आता है तो हड्डियों की संख्या पर, हड्डियों के नाम पर और हड्डियां कहां होती हैं उस पर आता है। तो कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां भाई याद रखनी हैं, वो हम याद करेंगे। तो हमारा मानव का जो कंकाल तंत्र है ना बच्चों, सबसे पहली चीज तो मानव का कंकाल तंत्र जिसमें 206 हड्डियां शामिल हैं, इस कंकाल तंत्र को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भागों में किस में बच्चों? एक तो अक्षीय कंकाल, जिसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा अनुबंधीय कंकाल, जिसे अपन कहते हैं अपेंडिक्यूलर स्केलेटन, है ना भाई। तो हमारे पास भाई हमारा कंकाल तंत्र जो है, हमारे कंकाल तंत्र में दो हिस्सों में डिवाइडेड है। हमारा कंकाल तंत्र जो है बच्चों, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है।
अक्षीय कंकाल जिसमें 80 हड्डियां होंगी, अनुबंधीय कंकाल जिसमें 126 हड्डियां होंगी। सिर्फ हड्डियों के नाम याद रखने हैं, कौन सी हड्डी किस हिस्से में आती है ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले किसकी बात करें भाई? अक्षीय। अक्ष का मतलब सीधी रेखा, अक्ष का मतलब है सीधी रेखा। तो ये मेरा शरीर है, हमारा शरीर। हमारे शरीर में एक सीधी रेखा खींचो। आप आपके शरीर में जब एक सीधी रेखा खींचोगे बीच में, तो उस रेखा में जो भी हड्डियां शामिल होंगी, मतलब शरीर का जो अनुदैर्ध्य अक्ष है, शरीर का ये जो लंबा, हां मुझे बीच में से काट दो, तो ये जो शरीर का अनुदैर्ध्य अक्ष है, इसमें जितनी भी हड्डियां शामिल होंगी वो सब अक्षीय कंकाल का हिस्सा हैं। जितनी भी अनुदैर्ध्य अक्ष में शामिल होंगी, तो इसमें क्या क्या शामिल होगी भाई? इसमें करोटी, स्कल शामिल होगा। स्कल के बाद आपके बैकबोन, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की हिंदी रीढ़ की हड्डी या जिसे कहते हैं कशेरू की। फिर रिब्स यानी पसलियां और स्टर्नम, है ना भाई? कितनी कितनी हड्डियां होती हैं हम पढ़ेंगे। स्कल में 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26, 24 और 1, तो कुल कितनी? 80 हड्डियां किसमें शामिल हैं भाई? 80 हड्डियां हमारे अक्षीय कंकाल में शामिल हैं। अक्षीय कंकाल मतलब हमारे शरीर का यह अनुदैर्ध्य अक्ष। तो इसमें खोपड़ी, हां इसको खोपड़ी कह दो या स्कल करोटी कह दो। हमारी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम, आगे और पार्श्व हिस्से में पसलियां, और आगे ये ब्रेस्ट बोन जहां पे मेरा माइक लगा हुआ है वो स्टर्नम। ये सब एक अनुदैर्ध्य अक्ष में सम्मिलित हैं। सारी की सारी अनुदैर्ध्य अक्ष में सम्मिलित हैं अक्षीय कंकाल। ठीक है, अनुबंधीय कंकाल हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अक्षीय कंकाल की। और अक्षीय कंकाल में हम किसकी बात करेंगे? स्कल या करोटी सबसे पहले, है ना भाई? 29 हड्डियां स्कल में, कशेरू की 26, पसलियां 24, स्टर्नम 1। आ जाओ देखते हैं। डायग्राम तो बना के लाया हूं बच्चों, डायग्राम बाद में, पहले आ जाओ। पहले हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? स्कल या करोटी की। ठीक है, याद भी करा दूंगा आपको, अस्थियां नाम भी बता दूंगा। स्कल में कितनी हड्डियां भाई? अपन ने कहा कुल मिलाकर 29 हड्डियां आपके स्कल में मिलेंगी। मतलब स्कल में क्या क्या शामिल होगा? ये पूरी खोपड़ी स्कल में। मस्तिष्क है, हमने कहा था मस्तिष्क एक हड्डियों के ढांचे के अंदर पाया जाता है। हड्डियों का एक कक्ष, हड्डियों का एक बॉक्स है जिसके अंदर मस्तिष्क होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? कपाल या क्रेनियम। तो कपाल की बोन्स पढ़ेंगे 8। फिर चेहरे की हड्डियां, फेशियल बोन्स, है ना? चेहरे की अस्थियां पढ़ेंगे भाई 14। फिर कानों के ईयर ऑसिकल्स, कान भी तो स्कल में ही आएंगे। कितने? 3 और 3 6 होंगी ना? 3 एक कानवी, मेलियस इनकस स्टेपीज, मेलियस इनकस स्टेपीज, हां। और एक और अस्थि, हायोइड बोन, याद आ गया? जीभ पीछे वाले हिस्से से जुड़ी होती थी, हां। तो भाई हमारे पास करोटी की बात हो रही है, पूरा खोपड़ी है ये करोटी। इस पूरी करोटी यानी स्कल में 29 हड्डियां होंगी। ब्रेन वाला जो हिस्सा है, ब्रेन बॉक्स जो है, हां, मस्तिष्क, जिस मस्तिष्क का जो बॉक्स है जिसमें मस्तिष्क पड़ा है वो कपाल या क्रेनियम। चेहरे की हड्डियां 14, ईयर ऑसिकल्स 3 और 3 6,
हायोइड कितनी है? एक। कितनी हो गई भाई? 29 हड्डियां हो गई। अब पहले मैं नाम लिख देता हूं बच्चों, फिर अपन देखेंगे क्या याद रखना है। आ जाओ। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया क्रेनियम की अस्थियां भाई, क्रेनियल बोन्स, है ना, क्रेनियल बोन्स, या जिसे कह दिया कपाल अस्थियां। कपाल अस्थियों की संख्या कितनी है? 8। कैसे याद रखोगे? सुनो, अभी बता रहा हूं। फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन। ठीक है, एक एक करके। पहले मैं आपको मेरे चेहरे से समझा रहा हूं, फिर चित्र में भी बता दूंगा। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? कपाल अस्थियों की। कितनी कपाल अस्थियां हैं बच्चों? 8 हैं। और कपाल क्या है? कपाल वो अस्थियों का बक्सा है जिसके अंदर मस्तिष्क है। ये हमारा एक कपाल है पूरा, और इस कपाल में जो हड्डियां हैं उसके अंदर मस्तिष्क है। तो अपन ने मस्तिष्क के पिंड पढ़े थे ना बच्चों, प्रमस्तिष्क के, फ्रंटल पिंड, टेम्पोरल पिंड, पेराइटल पिंड। तो वो नाम उनकी हड्डियों के आधार पर ही दिए हैं। जो प्रमस्तिष्क में ये अपन ने पिंड पढ़े थे ना भाई, ये पिंडों का नाम उन अस्थियों के नाम पर ही दिया गया है। तो अब देखो, ये आगे, हां, माथा जिसे आप कहते हो, ये आगे वाला हिस्सा, ये कौन सी हड्डी है? फ्रंटल, है ना। ये आगे वाली कौन सी है? फ्रंटल। ध्यान रहेगा, आगे फ्रंट में, सामने, ये फ्रंटल हड्डी है। फिर हमारे पेरेंट्स हमको आशीर्वाद देते हैं ना दोनों हाथ से, हां, पेरेंट्स से याद रखना, पेराइटल। आपको पेरेंट्स आशीर्वाद कैसे देते हैं? ऐसे ऊपर, सर पे ऊपर हाथ रख के। तो सर पे जहां पर वो हाथ रखते हैं वो 2 हड्डियां हैं। कौन सी? पेराइटल, है ना। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी या कोई भी बड़े रिश्तेदार जो हैं, वो जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो दोनों हाथ कहां पे लगाते हैं? जहां पे लगाते हैं वो 2 हड्डियां कौन सी है? पेराइटल। तो फ्रंटल तो कितनी है भाई? 1। फ्रंटल, ये सामने वाली तो एक ही हड्डी है, लेकिन पेराइटल 2 हैं, लेफ्ट और राइट। पेराइटल जहां पर आपको आशीर्वाद मिलता है बुजुर्गों से, वो पेराइटल। फिर ये कनपट्टी पे पिस्तौल रखते हैं, पिस्तौल फिल्मों में दिखाते हैं ये, हां, कान के पास कनपट्टी, ये कनपट्टी, ये 2 हैं, यहां पर भी, यहां पर भी। ये कनपट्टी जो कान के पास है वो टेम्पोरल बोन। वो क्या है? टेम्पोरल बोन। अब आगे फ्रंटल है, तो उसके ठीक पीछे, फ्रंटल के ठीक पीछे ऑक्सीपिटल बोन होगी। फ्रंटल आगे की तरफ है बच्चों, तो फ्रंटल के ठीक पीछे, ये बिल्कुल पीछे की तरफ कौन सी हड्डी हो गई? ऑक्सीपिटल हो गई। अब ये चारों तो डायग्राम में है भी, मैंने बता भी दिया आपको। फ्रंटल, आगे वाली फ्रंटल, पीछे वाली ऑक्सीपिटल, जहां पर आपको आशीर्वाद मिलता है वो दोनों पेराइटल, कनपट्टी वाली टेम्पोरल। अब एथमॉइड कैसे याद रखोगे? नेत्रों के पीछे, ई से आई होती है, तो आई नेत्र है, नेत्र के ठीक पीछे चलो अंदर की तरफ। अब अंदर है बच्चों, ये दोनों हड्डियां अंदर की तरफ है, मतलब फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है। अब फ्रंटल और ऑक्सीपिटल के बीच में 2 हैं, एक मिलेगी स्फेनॉइड और एक मिलेगी एथमॉइड। अभी डायग्राम से भी बता दूंगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि कीस्टोन अस्थि कौन सी है? तो कीस्टोन अस्थि कौन सी है भाई? स्फेनॉइड अस्थि। क्यों सर, ये कीस्टोन क्यों?
क्योंकि ये एक ऐसी अस्थि है बच्चों जो बाकी सभी कपाल अस्थियों से जुड़ी रहती है। तो ये अन्य सभी कपाल अस्थि से जुड़ी होती है। तो अन्य सभी कपाल अस्थियों से कौन सी अस्थि जुड़ी होती है बच्चों? स्फेनोइड। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कीस्टोन हड्डी। वापस आगे की ओर, ये रहा माथा आपका, हेड सामने, ये कौन सी हड्डी है? फ्रंटल। फ्रंटल के ठीक पीछे, पीछे की तरफ कौन सी हड्डी है? ऑक्सीपिटल। ऊपर जहां आपको आशीर्वाद मिलता है दो, पैराइटल। कनपट्टी दोनों साइड वाली, टेम्पोरल। और नेत्र के ठीक पीछे एथमोइड। और वो हड्डी जो बाकी सभी अस्थियों से जुड़ी रहेगी, कीस्टोन अस्थि कौन सी है? स्फेनोइड। अब डायग्राम से देख लेते हैं। एक मिनट बच्चों, कहां गया डायग्राम? हां भाई, ये देखो, ये आगे की ओर फ्रंटल, आगे की ओर फ्रंटल, पीछे की ओर ऑक्सीपिटल, ये हरी वाली पीछे ऑक्सीपिटल, आगे फ्रंटल, ये जहां पे आपको आशीर्वाद मिलता है पैराइटल, जहां पर आशीर्वाद मिलता है पैराइटल, पीछे क्या है? ऑक्सीपिटल। कनपट्टी वाली टेम्पोरल, ये रही कान के पास कनपट्टी पर, ये फ्रंटल। अब देखो, ये नेत्रों के, ये नेत्र है, ये नेत्रों के पीछे हल्की सी, ये रही एथमोइड, ये रही एथमोइड, और इन दोनों के बीच में ये रही स्फेनोइड। तो स्फेनोइड अस्थि को देखो बच्चों, ये जो पिंक कलर में स्फेनोइड अस्थि है, ये देखो, ये स्फेनोइड अस्थि फ्रंटल से भी जुड़ी हुई है, पैराइटल से भी जुड़ी हुई है, टेम्पोरल से भी जुड़ी हुई है, एथमोइड से भी जुड़ी हुई है। ये सर्वाधिक कपाल अस्थियों से जुड़ी रहती है भाई, इसीलिए कीस्टोन अस्थि कहते हैं, इसीलिए इसे कीस्टोन अस्थि कहते हैं। और देखो बच्चों, ये कपाल अस्थियों के मध्य ये जॉइंट संधियां हैं, ये आगे पढ़ेंगे बच्चों अपन, है ना? तो ये जो कपाल अस्थियां हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं जॉइंट्स के द्वारा। जॉइंट तो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन यहां पर मैंने एक नाम लिख दिया, वो संधि जो है उसे सूशर्स कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्रेनियल सूशर्स। ये बच्चों संधियां हैं जिससे ये कपाल अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो नाम याद रखने हैं, ये दो दो कोण की हैं, पैराइटल अस्थियां दो हैं, टेम्पोरल कनपट्टी वाली दो हैं, तो दो दो चार, बाकी सब एक हैं, 5 6 7 8, ये 8 कपाल अस्थियां हैं। और इसमें कीस्टोन अस्थि कौन सी भाई? स्फेनोइड। फिर चेहरे की हड्डियां भाई, हां, फिर क्या आ जाएगा? चेहरे की अस्थियां, ये भी बता देता हूं। अब चेहरे की अस्थियां कितनी हैं भाई? 14। चेहरे की हड्डियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं भाई। पहले मैं लिख देता हूं, फिर अपन उसको समझ लेंगे, ठीक है? पहले मैं लिख देता हूं बच्चों, फिर अपन समझ लेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, एक एक करके कैसे बता रहा हूं सुनो। ये मेरा चेहरा है, मेरे चेहरे से आपको चेहरे की हड्डियां बताता हूं। नीचे से चालू करेंगे बच्चों अपन।
नीचे से चालू करेंगे और ऊपर पे जाऊंगा मैं। सबसे पहले ये नीचे, हां, निचला जबड़ा। ये निचला जबड़ा जो है ना, ये पूरा ये एक ही हड्डी है भाई। ये आपने देखा होगा, जो मॉडल्स होते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उनका ये जॉ बोन कितनी अच्छी होती है, मैंडिबल, जॉ लाइन। हां, तो ये निचला जबड़ा जो है, निचले जबड़े में ये पूरी एक ही हड्डी है। ये मेरी दाढ़ी जहां से चालू हो रही है, जहां पे खत्म हो रही है ना, ये पूरी एक ही निचले जबड़े की हड्डी है, मैंडिबल। कितनी संख्या है इसकी? एक, मैंडिबल। तो निचले जबड़े में ये एक ही हड्डी है। हां, ये मूव भी कर रही है, ठीक है ना। और ये हड्डी क्या है? मूवेबल। एक सेकेंड, इसमें गति संभव है या ये गतिशील है। एक ही हड्डी है पूरे स्कल में, ये पूरे चेहरे पर जो मूव करती है। हां, निचली जबड़े वाली मैंडिबल। फिर निचले जबड़े से ऊपर वाले जबड़े पर आओ। हां, मूंछों पे मेरे। तो ये ऊपर वाले जो ऊपरी जबड़ा है, इसमें दो हड्डियां हैं। ऊपरी जबड़े में दो हड्डियां होती हैं, मैक्सिले, ठीक है। निचला जबड़ा याद रखना, निचला जबड़ा ये एक ही पूरी एक ही हड्डी है, लेकिन ऊपर के जबड़े पर ये दो हड्डियां हैं, इधर और इधर, ये दो हड्डियां मैक्सिले। फिर ये गालों पर आओ। हां, ये गालों पर उभरा हुआ है ना, ये गाल। हां, ये गालों की दो हड्डियां, गालों की हड्डियां, मतलब इसको चीक बोन कहते हैं। ये भी कितनी हो गई? दो। ये देखो, ये आप हाथ लगाओगे दोनों गालों पर तो ये दो हड्डियां हैं, ये जाइगोमैटिक आर्क। तो नीचे वाली मैंडिबल, ऊपर जबड़े पर दो, कौन सी? मैक्सिले। फिर ये दो गालों वाली, जाइगोमैटिक। फिर गालों से ऊपर नेत्र पे चलो। हां, ये नेत्र के गोलक सॉकेट्स हैं, इनके अंदर लैक्रिमल। ये सबसे छोटी चेहरे की अस्थि है भाई, सबसे छोटी चेहरे की अस्थि। और ये भी कितनी है? दो। इसके अंदर ही लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं बच्चों। इसी के अंदर क्या होती हैं? वो लैक्रिमल ग्रंथियां, आंसू वाली ग्रंथियां जो है ना भाई, इसी में होती हैं। हां, ठीक है। फिर नीचे से चले, ये था मैंडिबल। ऊपर दो, ऊपर जबड़े वाली मैक्सिले, ये दो गालों वाली जाइगोमैटिक। फिर नेत्र के नीचे लैक्रिमल। फिर नाक पे आ जाओ, अंदर की तरफ, नाक की दो हड्डियां हैं, नेजल। नाक की दो हड्डियां, नेजल। देखो बच्चों, नाक के पीछे हड्डियां हैं। नाक का जो टिप है ना, नाक का जो शीर्ष है, उस पर तो उपास्थि, कार्टिलेज है ना। नाक का जो शीर्ष टिप है, ये तो बच्चों नाक का जो शीर्ष है टिप, ये इसमें उपास्थि है। पीछे, हां, ये पीछे दो हड्डियां हैं, वो नेजल है। फिर बच्चों ये लाइन है बीच की। हां, जब आप नाक में उंगली डालते हो, हां सब डालते हो, ठीक है ना, सब डालते हैं। चलो, तो नाक में जब उंगली डालेंगे बच्चों, तो ये बीच में पार्टीशन है, विभाजन है दोनों छेद के बीच में। तो दोनों छेद के बीच में ये जो विभाजन है, वो वोमर अस्थि है। वो कौन सी है? वोमर अस्थि है। और बाकी बच्चों अंदर की तरफ, हां, अंदर की तरफ आपको याद होना है, दो पैलेटिन अस्थि और दो इंफीरियर टर्मिनल अस्थि है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी अस्थियां हो गई भाई? कुल मिलाकर 14 अस्थियां हो गई। इसमें ये वोमर जो है ना बच्चों, वो ट्रायंगुलर बोन है, त्रिकोणीय आकार की बोन है, ठीक है। तो क्या हो गई वापस? ये 14 अस्थियां हैं, इसमें गतिशील, गति किसमें है? नीचे वाला जबड़ा हिला सकते हो ना, मैंडिबल, ये गतिशील है। ऊपर जबड़े की मैक्सिले, गालों की जाइगोमैटिक, आंखों के नीचे लैक्रिमल, नाक वाली नेजल, नाक के बीच में जो हड्डी है, नाक, दोनों नाकों के मध्य जो है, दोनों छेदों के बीच में जो हड्डी है, वोमर। अंदर की तरफ पैलेटिन और इंफीरियर टर्मिनल। ये 14 हड्डियां हैं भाई चेहरे की। ये 14 हड्डियां जो हैं वो चेहरे की हैं।
ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड, ये क्या हो गया, हाँ, तो अपन ने कपाल की अस्थियां मैंने आपको बता दी भाई, चेहरे की हड्डियां बता दी, हां, फिर ईयर ऑसिकल्स वो पढ़ चुके हैं कान में अपन। ईयर ऑसिकल्स में तीन क्या क्या पढ़ी थी, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, इसी क्रम में याद रखना था, मिस, है ना, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। पहले मेलियस थी, किस आकार की थी, हथौड़े आकार की, बताया था, हथौड़े आकार की। फिर हथौड़ा किस पे मारोगे, जिस पे आप पॉलिश करते हो, मैंने कहा था एक प्लेटफॉर्म रूपी संरचना, एनविल आकार की, इनकस। और हथकड़ी आकार जैसी, हथकड़ी आकार जैसी, स्टरअप शेप, है ना। स्टेपीज देखो बच्चों, या तो हथकड़ी जैसा शेप सोच लो आप, इस तरह से सोच लो आप, इस तरह से ये स्टरअप होती है, ये इस तरह से ये हैमर शेप है, और ये इस तरह से प्लेटफॉर्म, ये एनविल शेप है। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीन हड्डियां ईयर ऑसिकल्स की होती हैं। तो दो कान हैं, सबसे छोटी हड्डी शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है भाई, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज ही होती है। ठीक है, तो ये ईयर ऑसिकल्स। एक और रह गई आखिरी में, एक और आखिरी में रह गई भाई हायोइड अस्थि। हां, हायोइड अस्थि कहां पर मिलेगी भाई, मुख गुहा के नीचे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मुख गुहा के नीचे होती है, मतलब मैंडिबल के नीचे होगी, मुख गुहा के नीचे, मैंडिबल के नीचे। यू आकार की बोन होए बच्चों, ये यू आकार की बोन है। शायद डायग्राम में होगा, एक सेकंड देखते हैं भाई, नहीं, इस डायग्राम में नहीं है, बट इधर देखो बच्चों, अगर मैं ये चेहरा बनाऊं, एक मिनट, अरे ठीक है, डायग्राम तो अच्छा बन नहीं रहा बच्चों। हायोइड अस्थि क्या है, मुख गुहा के नीचे है, और ये यू आकार की होगी, इस आकार की। हां, ये एक यू आकार की अस्थि होती है, हायोइड अस्थि, दूसरा लक्षण। तीसरा बच्चों, और एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण लक्षण, नीचे अगर है, हर हड्डी, सामान्यतः हर हड्डी किसी न किसी दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है। अपन ने कपाल अस्थियां देखी, कपाल अस्थियों में एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी हुई है, संधि जॉइंट बना रही है। चेहरे की हड्डियां एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं, लेकिन हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई। हां, ये पेशी से जुड़ी हुई है, जीभ, टंग से जुड़ी हुई है, पेशी से जुड़ी हुई है, लेकिन किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती। तो ये क्या पॉइंट याद रखना है बच्चों, यह शरीर की एकमात्र अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, एक ही पूरे शरीर में एक ही ये हायोइड अस्थि है, ये एकमात्र हायोइड अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, पेशी से जुड़ी हुई है लेकिन कोई दूसरी अस्थि से जुड़ी नहीं होती। वो कौन सी बच्चों, हायोइड अस्थि।
ठीक है, तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई? स्कल की तो बात कर ली ना। स्कल में 8 कपाल अस्थियां, 14 चेहरे की अस्थियां, 3 और 3 6 कान की अस्थि, और मुख गुहा के नीचे पीछे की तरफ एक हायोइड अस्थि। अब एक चीज बच्चों, हां इधर ही एक सेकेंड, याद है बच्चों अपन ने जब तंत्रिका तंत्र देखा था तो मैंने आपको मेड्यूला के बारे में बताया था। मेड्यूला ओब्लोंगेटा, बिल्कुल सही। और ये मेड्यूला ओब्लोंगेटा जो है वो आगे किसमें खुलता था? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में। ये भी बताया था बच्चों, है ना। मेड्यूला ओब्लोंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में खुलता था और एक छेद के द्वारा खुलता था, बताया था। एक छेद के द्वारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा मेरु रज्जु में खुलता था। फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन का मतलब छेद या ओपनिंग, मैग्नम बड़ा होता है। तो ये एक बड़ा छेद था जिससे मेड्यूला मेरु रज्जु में खुलता था, है ना। तो इस फोरामेन ऑफ मैग्नम जो है ना बच्चों, इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ, हां अभी अपन पढ़ेंगे, इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ अस्थियों की बच्चों 2 अतिवृद्धि पाई जाती है। अस्थियों की 2 अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं, है ना। मेड्यूला ओब्लोंगेटा है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा मेरु रज्जु में खुलेगा। तो मेरु रज्जु में मेड्यूला ओब्लोंगेटा जब खुलेगा तो एक छेद के द्वारा खुलेगा, मैंने बताया था फोरामेन ऑफ मैग्नम पीछे। अब इस फोरामेन ऑफ मैग्नम के दोनों तरफ एक एक अस्थियों की अतिवृद्धि है, हड्डियों की एक लंबाई अतिवृद्धि है जिसे कहते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कितनी संख्या है बच्चों इसकी? 2 संख्या है ना। इसीलिए इसी कारण मानव की करोटी या स्कल को डायकॉन्डाइलिक कहते हैं। इसी तरह या इसी कारण मानव के स्कल को क्या कहते हैं? डायकॉन्डाइलिक। बच्चों ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या करेगा ना, ये अपन संधियों में पढ़ेंगे। जॉइंट्स में बताऊंगा कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का क्या योगदान है, जॉइंट में पढ़ेंगे। तो मानव का जो स्कल है, करोटी है, उसे डायकॉन्डाइलिक क्यों कहते हैं? उसको इसलिए कहते हैं डायकॉन्डाइलिक क्योंकि जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है इसके दोनों तरफ अस्थियों की 2 अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कितने हैं भाई? ये 2। इसके कारण स्कल को, मानव के स्कल को क्या कहते हैं? डायकॉन्डाइलिक। इनफैक्ट स्तनधारियों की बात करें, हां स्तनधारियों की और उभयचरों की, है ना, यानी मैमल्स और एम्फीबियंस, इन दोनों की करोटी भाई डायकॉन्डाइलिक होती है। इनकी करोटी यानी स्कल डायकॉन्डाइलिक है, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं। लेकिन बाकी मछलियों की, सरीसर्प की और पक्षियों की, है ना, मतलब पाइसेस, रेप्टाइल्स और एव्स, बर्ड्स, इनका करोटी जो है बच्चों वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है ना, क्योंकि इनमें तो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इनमें ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2 है, इसलिए डायकॉन्डाइलिक। लेकिन मछलियों में, सरीसर्प और पक्षियों में एक ही अस्थियों की अतिवृद्धि है, एक ही अतिवृद्धि है, इसलिए क्या कहते हैं? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। ठीक है बच्चों, तो क्या कर रहे थे इधर देखेंगे अपन कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे। कंकाल तंत्र में हमने अक्षीय कंकाल की बात कर रहे थे। अक्षीय कंकाल जो हमारे अनुदैर्ध्य अक्ष में जो सम्मिलित हड्डियां हैं,
अपन ने 29 हड्डियां देख ली स्कल की। स्कल की 29 हड्डियां कैसे देखी? 8 हड्डियां कपाल की देख ली, क्रेनियम, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल और स्पेनॉइड और एथमोइड। चेहरे की 14, मैंडिबल, 2 मैक्सिले, 2 जाइगोमैटिक, 2 लैक्रिमल, 2 नेजल, अंदर 2 इंफीरियर टर्मिनल पैलेटीन और ये 1 त्रिकोणीय वोमर। ईयर ऑसिकल्स में 3, मेलियस, इनकस, टेपीज और 1 हायोइड। और स्कल कैसा हो गया? डायकोंडाइलिक देख लिया। अब स्कल के बाद, हां स्कल के बाद अब किसकी बात करें यदि हम? कशेरुकी की। किसकी बात करें भाई? कशेरुकी, या जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुकी या जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। रीढ़ की हड्डी भाई, रीढ़ की हड्डी, हां आपकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कशेरुकी या वर्टिब्रल कॉलम। अब आपने कशेरुकी देखी है ना बच्चों? हमारे कशेरुकी जो है, पहले तो मैं संख्या, 1 मिनट। कशेरुकी एक चीज, अब देखो बच्चों, जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है पीछे, हां ये रीढ़ की हड्डी जो है उसे अपन कशेरुकी कहते हैं। अब जो गर्दन की, हां ये गर्दन की कशेरुकी है। गर्दन वाली क्या कहलाती है? सर्वाइकल। जो गर्दन वाली कशेरुकी है, नेक वाली, वो कौन सी है? सर्वाइकल। फिर चेस्ट मतलब अपर बैक, भाई ये निचला हिस्सा है बैक का, ये ऊपर वाला वो कौन सी है? वक्षीय। फिर निचला हिस्सा लोअर बैक, लोअर बैक मतलब कमर वाला हिस्सा, ये लुम्बर। कूल्हे वाला, हिप वाला हिस्सा सैक्रल। और टेल यानी पूंछ वाली बोन, वो कौन सी है? कॉकीजियल, है ना भाई? तो आपके पास कौन कौन से हिस्से की कशेरुकी है ये बता रहा हूं। पीछे देखो वापस, गर्दन वाली ये रही, गर्दन वाली कौन सी है? सर्वाइकल कशेरुकी। फिर ये ऊपर वाले हिस्से की, ये अपर बैक, ये वक्षीय। फिर ये लोअर बैक नीचे, हां ये लुम्बर। फिर कूल्हे वाले क्षेत्र की सैक्रल, और पतली टेल वाली बोन वो कौन सी है? कॉकीजियल। सबसे पहले तो संख्या लिख देता हूं इनकी, फिर डायग्राम से भी समझ लेंगे। पहले तो इनकी संख्या लिख लें बच्चों, इनकी संख्या और 2 चीजें। संख्या तो लिखेंगे ही, भ्रूणीय अवस्था में इनकी संख्या वो भी लिखनी है। तो सर्वाइकल कशेरुकी की संख्या 7, वक्षीय कशेरुकी की संख्या 12, लुम्बर कशेरुकी 5, सैक्रल 1, कॉकीजियल 1। कितनी हो गई इनकी संख्या भाई? कुल 26। भ्रूणीय अवस्था में 7, 12, 5 और 4। भ्रूणीय अवस्था में इनकी संख्या कितनी होती है? 33। क्या है देखो भाई, यहां पर मैंने आपको हिस्सा बताया है, कौन कौन से हिस्से में कशेरुकी है। गर्दन वाली सर्वाइकल है, इनकी संख्या भ्रूणीय अवस्था में भी 7 थी, अभी भी 7 है, 7 है।
फिर अपर बैक वाला हिस्सा वक्षीय कशेरुकी थोरैसिक 12-12 दोनों सेम। फिर आपकी ये लुम्बर कशेरुकी लोअर बैक कमर वाला हिस्सा लुम्बर कशेरुकी 5 और 5। लेकिन भ्रूणी अवस्था में बच्चों जो कूल्हे क्षेत्र की और कॉकिक्स है, पूंछ वाले में और कूल्हे वाले में 5 और 4 होती है क्रमशः। जन्म के बाद ये सारी अस्थियां संलयित होकर एक बड़ी अस्थि बन जाती है। मतलब भ्रूणी अवस्था में ये जो 5 अस्थियां है ना बच्चों सैकरल की, ये 5 की 5 संलयित होकर एक रह जाती है। इसी तरह से पूंछ वाले क्षेत्र में जो पूंछ नहीं होती भाई, पूंछ की हड्डी है ये, हां पूंछ नहीं है, पूंछ की जो छोटी सी अस्थि है, हां तो वो 4 हैं, वो संलयित होकर एक रह जाती है। तो आपको सामान्य संख्या याद रखनी है 26। भ्रूणी अवस्था में पूछा जाए तो आंसर 33 करेंगे, नहीं तो सामान्यतः क्या है 26। अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है सुन लो। पहले तो 2 चीजें याद रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो इसमें सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे कौन सी है ना, सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है लुम्बर वर्टिब्रे। ठीक है, तो सबसे मजबूत या स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे कौन सी है, लुम्बर, पहली चीज। फिर दूसरी चीज सैक्रल और ये कॉकिजियल वर्टिब्रे जो है ये भी त्रिकोणीय आकार की बोन है, ट्रायंगुलर बोन। फिर मानव की ये जो कशेरुकी है बच्चों, ये हमारी जो कशेरुकी है ना मानव की, ये मानव की कशेरुकी दोनों सतह पे चपटी होती है। हां, ऊपर और नीचे वाली सतह जो है वो चपटी होती है, और ऊपर और नीचे वाली सतह चपटी होती है, यानी दोनों सतह चपटी होती है, इसीलिए इसको हम एम्फीप्लैटियन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीप्लैटियन। तो क्या बताया, एक तो सबसे मजबूत अपन ने ये 26, अपनी बैकबोन जो है वो 26 है, ये 26 है। इसमें सबसे मजबूत वाली कशेरुकी ये कमर वाली है, सबसे मजबूत कशेरुकी कमर वाली लुम्बर है। फिर सैक्रल और कॉकिजियल मतलब कूल्हे क्षेत्र वाली और टेल बोन वर्टिब्रल, इनका आकार त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर आकार है। और मानव की जितनी भी कशेरुकी अपन पढ़ रहे हैं वो दोनों सतह से चपटी है, एम्फीप्लैटियन। या आप लोग पोलो खाते हो ना बच्चों, पोलो, हाँ ये सफेद सफेद पोलो मिंट खाते हो जो, उसमें देखा आपने गोल और बीच में छेद होता है। तो आपकी जो कशेरुकी हैं वो भी दोनों सतह से चपटी हैं, बीच में छेद है, और उस बीच में छेद में क्या है, मेरु रज्जु है ना, वो छेद के बीच में मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड है। तो आपके मस्तिष्क को तो कौन सुरक्षा दे रहा है, मस्तिष्क को तो आपका कपाल, मस्तिष्क बॉक्स कपाल सुरक्षा दे रहा है, और आपकी मेरु रज्जु को सुरक्षा कौन दे रहा है, मेरु रज्जु किसके अंदर है, आपकी कशेरुकी के अंदर, है ना भाई। तो मानव की कशेरुकी दोनों सतह पर चपटी है, इसलिए क्या कहेंगे, एम्फीप्लैटियन। और 2 चीजें बच्चों अंत में, हां नाम याद रखना है, पहली सर्वाइकल कशेरुकी, पहली सर्वाइकल कशेरुकी यानी C1 जिसे कहते हैं बच्चों, उसका नाम होता है एटलस। और दूसरी सर्वाइकल कशेरुकी जो है, दूसरी सर्वाइकल कशेरुकी यानी C2, उसे कहते हैं एक्सिस। इन दोनों के नाम है, और इन दोनों को भी अपन संधियों में या जॉइंट्स में पढ़ेंगे अच्छी तरह। जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तो जॉइंट में अपन देखेंगे ये 2 सर्वाइकल कशेरुकी का काम क्या है।
पहली सर्वाइकल कशेरुकी जो है गर्दन की पहली सर्वाइकल कशेरुकी, उसे कहते हैं एटलस। और गर्दन की जो दूसरी सर्वाइकल कशेरुकी है उसे क्या कहते हैं? एक्सिस। तो पहली सर्वाइकल कशेरुकी एटलस है, दूसरी सर्वाइकल कशेरुकी एक्सिस है। इनका कार्य, हां, ये जब गर्दन हिलाएंगे हम पढ़ेंगे, इनका संधि या जॉइंट में। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और याद रख लो, एक इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप जब बच्चा पैदा होता है, बच्चों ने देखा होगा, जब बच्चा मां के पेट में होता है या पैदा होता है, तो उसकी जो बोन है, उसकी जो कशेरुकी है ना बच्चों, वो सीधी कॉनकेव होती है ना। मतलब एक सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूं क्या होता है बच्चों, देखो। हां, ये इसके हाथ, ये इसके पैर। जब बच्चा पैदा होता है ना बच्चों, तो उसकी जो कशेरुकी है वो ऐसे कॉनकेव सतह की होती है, सीधी। हां, ये ऐसी है। लेकिन हमारी कशेरुकी कैसी होती है बच्चों? अब मानव जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, बता रहा हूं क्या है। अरे यार, तो हमारी कशेरुकी कैसी हो जाती है? देखो, गर्दन वाले हिस्से में तो ऐसी है, फिर सीधी, फिर कमर में ऐसी, और फिर ऐसे। ये इस तरह से हो जाती है हमारी कशेरुकी, है ना। गर्दन वाले हिस्से में ये सर्वाइकल कशेरुकी घूम जाती है, और कमर वाली, लुम्बर वाली कशेरुकी घूम जाती है कि नहीं? जब बच्चा पैदा होता है ना बच्चों, पैदा होता है तो हमारी कशेरुकी ऐसे कॉनकेव आकार की है, हां, सीधी कॉनकेव आकार की। फिर क्या होता है बच्चों? पैदा होने के बाद सबसे पहले बच्चा गर्दन हिलाता है, हां, देखने के लिए। तो जब वो गर्दन हिलाता है, गर्दन मूव करता है, तो गर्दन की सर्वाइकल कशेरुकी घूम जाती है। फिर वो कमर के बल जब उठना सीखता है, कमर के बल बैठना सीखता है, तो उसकी कमर वाली यानी लुम्बर कशेरुकी घूम जाती है। ठीक है ना भाई? तो जब पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसका बिल्कुल सीधी होती है हड्डी, हां, बाहर दिखती है सीधी, ऐसे कॉनकेव। लेकिन हमारी ऐसी नहीं है, हमारी गर्दन में घूम गई, गर्दन वाले हिस्से में घूम गई, कमर वाले हिस्से में घूम गई। तो क्यों? तो जब बच्चा गर्दन हिलाना सीखता है तो उसकी सर्वाइकल कशेरुकी घूमती है, और जब वो कमर हिलाना सीखता है, मतलब कमर के बल बैठना सीखता है, तो उसकी लुम्बर कशेरुकी घूम जाती है। और सबसे मजबूत कौन सी है? ये लुम्बर कशेरुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हां, तो आज हमने बच्चों किसकी बात की है? पेशियां तो अपन ने कुछ बचे हुए लक्षण हमने देख ही लिए। आज हमने कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल की बात की है बच्चों। और कंकाल तंत्र में जो अक्षीय कंकाल हमने पढ़ा, उसमें हमने स्कल की अस्थियां देखी हैं 29, और उसके बाद कशेरुकी वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी हड्डियां देख ली? 26। सर्वाइकल गर्दन वाली, ऊपर अपर बैक वाली थोरेसिक, कमर नीचे कमर वाली लुम्बर, सैक्रल, कॉक्सिजियल। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों फिर हम रिब्स और स्टर्नम, और फिर हम अनुबंधीय कंकाल पे देखेंगे। मैंने कहा ना, बहुत आसान है, आपको सिर्फ हड्डियों के नाम, संख्या पता होनी चाहिए। और कुछ विशेष लक्षण है, कौन सी त्रिकोणीय आकार की है, इसमें सिर्फ याद रखने वाली है, अस्थियों के नाम याद रखेंगे। बाकी बच्चों फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अनुबंधीय कंकाल, पसलियां और स्टर्नम की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।